परीक्षा में बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को यानी कि 2 चरणों में मतदान होने हैं। उससे पहले राजनीतिक पार्टियों के सामने कई तरीके की अग्नि परीक्षा है जिसे पार करके ही वो चुनावी रण में जीत का बिगुल बजा सकते हैं। लेकिन ये अग्नि परीक्षा इतनी आसान नहीं होने वाली। आज बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उन 2 संभागों की करेंगे जिसे साधने के लिए राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना जहां 2018 में जनता ने नकार दिया था उन्हें। अग्नि परीक्षा उन सीटों पर भी है जहां जीत को बरकरार रखना है। लेकिन इससे पहले कई मुद्दे ऐसे हैं जो नेताओं की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अग्नि परीक्षा में आज बात होगी विंध्य के रण की और बस्तर के गढ़ की, जहां नेता हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। आखिर किसका होगा यहां कब्जा, जानेंगे समीकरण। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में कुछ संभाग ऐसे हैं जिन्हें साधना राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। बात विंध्य की करें तो यहाँ बीजेपी के सामने कई चुनौतियां सीना ताने खड़ी हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो बीजेपी का खेल यहाँ बिगाड़ सकते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विंध्य जीतना बड़ी चुनौती है, क्योंकि सीधी का पेशाब कांड और सिगरौली का गोली कांड और शहडोल में गोंड आदिवासियों का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। क्योंकि समूचे मध्य प्रदेश में सीधी के पेशाब कांड से आदिवासी बेहद नाराज हैं। ब्राह्मणों की भी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाली है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार जमानत विंध्य में जब्त हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विंध्य अभेद किला है, उसे कांग्रेस को भेदना मुश्किल है और एक अंक से पार करना भी कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। एक तरफ चुनौतियां बड़ी हैं तो दूसरी ओर दावे चरम पर हैं। बीजेपी ने जहां विंध्य में प्रचंड जीत का दावा किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की हर सीट पर जमानत जब्त होने वाली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव समाज को वर्ग और जातियों में बांट करके देखने का काम करती है। विंध्य की जनता ने यही कारण है कि उनको चुनाव खारिज करने का काम किया है और अपना विश्वास संकल्पित होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ दृढ़ रखा है। कुछ छुटपुट घटनाएं हुई होंगी, लेकिन वह विंध्य का सौहार्द खराब करने के लिए किसी भी रूप से पर्याप्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने आदिवासियों पर पेशाब की, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने दलितों पर जमकर अत्याचार किए, जिसके राज्य में गौंड हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे सामान्य वर्ग के ब्राह्मण समाज के लोगों, ठाकुर समाज के लोगों, SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, हर वर्ग जिसका विरोध कर रहे हैं उस भारतीय जनता पार्टी को यदि अभी भी चिंता नहीं है तो जनता तो जवाब देने वाली। भारतीय जनता पार्टी चद्दर खींच करके सो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटों पर जमानत जब्त इस चुनाव में होने वाली है। मध्य प्रदेश में विंध्य में किसकी विजय होगी, ये तो फिलहाल जनता 17 नवंबर को तय करेगी। वहीं अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की। यहाँ भी दोनों राजनीतिक दलों के लिए कई चुनौतियां खड़ी हैं जिनसे पार पाना एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। आदिवासियों के आरक्षण के मसले के कोर्ट के फैसले के बाद सुलझने के बाद बस्तर के हालात दूसरे होंगे। हालांकि सर्व आदिवासी समाज कोशिश करेगा कि सेंधमारी की जाए वोटर्स में। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के मुद्दे को लगातार उठाती आई है। अब देखना यह होगा कि 2018 में कांग्रेस को सभी 12 सीटें देने वाले बस्तर इस बार कौन सा फैसला सुनाता है, क्योंकि 2003 और 2008 में सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी को बस्तर का बड़ा योगदान था। बीजेपी बस्तर में फिलहाल 0 है, तो वहीं कांग्रेस सभी सीटों पर कब्जा जमाए बैठी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए बस्तर का रण बहुत आसान रहने वाला है। कांग्रेस के लिए भी यहाँ कई सारी चुनौती हैं, लेकिन फिलहाल तो चुनाव से पहले जोश हाई नजर आ रहा है। देखिए, पिछली बार से ज़्यादा अच्छे हालात कांग्रेस पार्टी के बस्तर में हैं। पिछली बार तो हमने वादा किया था कि हम बस्तर की स्थिति को सुधारेंगे, बस्तर की बदहाल स्थिति से बस्तर के लोगों को बाहर निकालेंगे। पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था उसको पूरा किया।
हमने बस्तर के लोगों का भरोसा जीता। सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी चयन करने में पसीने छूट गए हैं। बस्तर की 12 सीटों में से 11 में उम्मीदवार आए हैं, 1 रोक ली गई है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी पाटन के अलावा भी जगदलपुर से लड़ने की इच्छा रखते हैं? ये स्पष्ट है कि 1 सीट रुकना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष के बीच की रस्साकसी का कहीं न कहीं प्रश्न खड़ा कर रहा है। चुनाव से पहले नेताओं को कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा, फिर वो चाहे विंध्य का रण हो या बस्तर का किला। फिलहाल तो जनता जनार्दन है और वही तय करेगी कि आखिर कौन होगा सत्ता पर काबिज। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे पहले आपको विंध्य का चुनावी समीकरण बताते हैं। 7 जिलों से बने विंध्य में 30 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 में हुए चुनाव में विंध्य की 30 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, तो वहीं मात्र 6 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए विंध्य को साधना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चुनौतियां कई हैं बीजेपी के सामने। मध्य प्रदेश के विंध्य में आपको बता रहे थे कि किस तरीके से चीजें रहने वाली हैं। ये तो हुई मध्य प्रदेश के विंध्य की बात। अब आपको छत्तीसगढ़ की चाबी कहे जाने वाले बस्तर का भी चुनावी समीकरण बता देते हैं। साल 2018 में कांग्रेस ने बस्तर की 12 सीटों में से 11 पर बड़ी जीत दर्ज कर ली थी, और वहीं बीजेपी को दंतेवाड़ा की मात्र 1 सीट जीत मिली थी। दंतेवाड़ा से एकमात्र बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मौत के बाद यहां हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर 12 की 12 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो किस तरीके से बस्तर में अभी कांग्रेस का कब्जा पूरी तरीके से है, ये हमने आपको बताया, और किस तरीके से चुनावी समीकरण यहां पर बिगड़ सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया है। अब वहां पर क्या हालात है, इसकी जानकारी लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं अजय दुबे, और इसी के साथ एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं हमारे साथ रुपेश। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ रुपेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुपेश, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अगर समीकरण की बात करें तो अभी सारी की सारी सीटें जो है बस्तर की वो कांग्रेस के पास है, और कहा जाता है कि बस्तर जिसके पास सत्ता भी छत्तीसगढ़ में उसी की बनेगी जाकर के। अभी का चुनावी समीकरण बस्तर का क्या है, समझाइएगा। जाहिर तौर पे कांग्रेस चूंकि 12 सीटें जीत चुकी थी 2018 में, तो कांग्रेस अपने पीक पर है। तो कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि 12 सीटों के जीत को बरकरार रखे। लेकिन जिस तरह से उहापों की स्थिति जगदलपुर की टिकट को लेकर के है, ऐसी स्थिति में लगता नहीं है कि कांग्रेस इतनी आसानी से, जिस तरह से पिछली बार जीती थी उस तरह से जीतेगी। हालांकि पिछली बार 11 जीता था, बाद में उपचुनाव जो जिसमें हुआ उसमें भी जीत दर्ज की। लेकिन जो मसले पिछले 5 साल में बस्तर में लगातार चर्चाओं के केंद्र में हैं, उनमें आदिवासियों का विरोध है, नक्सलवाद में कमी है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य के कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने चलाए हैं, कांग्रेस की सरकार ने चलाए हैं, उसका भी लिटमस टेस्ट होगा कि वो जमीन पर किस तरह से उतरे हैं और उसका जनता में क्या रिस्पॉन्स है। कांग्रेस क्लेम करती है कि 3000 स्कूल्स जो बंद थे उनको उन्होंने खुलवाया। तो कांग्रेस की जो वेलफेयर की स्कीम से तेंदुपत्ता संग्राहक बड़ी संख्या में बस्तर से होते हैं। इसके अलावा लोहांडीगुड़ा की जमीन वापस की थी, और कांग्रेस ने बताया था कि देश की पहली घटना है जहां पे उद्योगपति की जमीन वापस किसानों को सौंपी गई है। तो तमाम वो मसले हैं जिस पर कांग्रेस ये मानती है कि वो अपर हैंड है उसको। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने हर सीट पर काफी एक्सरसाइज की है। नीलकंठ टेकाम जो कि काफी मशहूर हैं उस क्षेत्र में, उनको टिकट दिया है। इसी तरीके से कई उम्मीदवार हैं जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है, उसमें पुराने चेहरे भी हैं, नए चेहरे भी हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट वाइज माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए चुनाव जीतना चाहती है, और धर्मांतरण के मसले को लेकर के नारायणपुर और कोंडागांव जिले में काफी जोर शोर से आंदोलन खड़ा किया था, काफी उसको लेकर के चर्चा हुई थी। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ईसाई समाज वहाँ पे है, आदिवासियों में हिंदू समाज है, तो और तीसरे ऐसे हैं जो कि न हिंदू कहते हैं खुद को, ना ईसाई कहते हैं, वो सिर्फ आदिवासी मानते हैं। तो वो क्या तय करते हैं, ये बड़ा मसला है। इसके अलावा दूर दराज के जो इलाके हैं जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे वोटिंग का परसेंटेज क्या रहता है, वहाँ पे पैटर्न क्या रहता है, ये बात बहुत देखने वाली होगी। 2008 के इलेक्शन की बात करें तो 2008 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि 2008 में सलवा जुडुम के बावजूद रमन सिंह ने हर इलाके में जो चावल बंटवाया था, कहा यह जाता है कि जो
ये स्कीम वेलफेयर की लेकर के आए थे, उसका प्रभाव पड़ा था। तो अब जो कांग्रेस की वेलफेयर स्कीम है उसके साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी तो उसका क्या इंपैक्ट होता है वो भी देखना होगा। जैसे छोटे से छोटे इलाके में, दूर दराज के इलाके में लोग रमन सिंह को पहचानते थे, लेकिन रमन सिंह अब चेहरा नहीं होंगे, तो भाजपा के लिए यह भी एक चुनौती है। कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि किस तरीके से जो विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या स्वाभाविक नाराजगी है, चूंकि ज्यादातर जगहों पे 2 बार के विधायक हैं, तो वो किस तरह से मैनेज करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। दंतेवाड़ा की सीट है, दंतेवाड़ा की सीट पिछली बार कांग्रेस हार गई थी, लेकिन इस बार देवती कर्मा की जगह छविंद्र कर्मा चुनाव मैदान में है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है दंतेवाड़ा की सीट पर। सुकमा से लगातार कवासी लकमा जीतते आए हैं, लेकिन इस बार हमेशा की तरह टफ फाइट में रहते हैं वो और टफ फाइट करते हैं। लेकिन जो बस्तर की ज्यादातर अंदरूनी सीटें हैं वो पॉकेट्स में बटी हुई हैं, कुछ अंदर के इलाके हैं, कुछ सटे हुए शहर से या कस्बों से इलाके हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि दूर दराज बीजेपी की बात करें रुपेश या फिर कांग्रेस की करें, और कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश से भी देखने को मिला है। अजय, वहां पर क्या स्थिति है दोनों ही पार्टियों की समझाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से सीधी कांड हुआ और उसके बाद आदिवासी टीचर के साथ मारपीट हुई, कहीं पे आदिवासियों से तलवे चटवाए गए, बहुत सारी चीजें तस्वीरें सामने निकल कर आई थी मध्य प्रदेश से। इसके बाद सियासत खूब हुई थी, अभी की क्या स्थिति है? देखिए, विंध्य को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि चाहे वह सीधी का पेशाब कांड हो, सिंगरौली का गोली कांड हो, चाहे शहडोल में गोंड आदिवासियों को लेकर जिस तरह से गोंड आदिवासी आंदोलन कर रहे थे, ये तीनों आंदोलन और पेशाब कांड को लेकर आदिवासी बेहद नाराज हैं। ब्राह्मणों की नाराजगी भी विंध्य में भारी पड़ेगी। बार बार जिस तरह से विंध्य को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले राजेंद्र शुक्ल को मंत्री पद दे दिया कि विंध्य के ब्राह्मणों को साधा जा सके, उसकी उपेक्षा को लेकर, विंध्य की उपेक्षा को लेकर भी खासा नाराजगी है। तो साफ तौर पर विंध्य को साधना इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 2008 और 2018 का जो परिणाम था भारतीय जनता पार्टी का, उसे दोहराना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर अंतर कलह से भी जूझ रही है। सीधी पेशाब कांड के बाद जिस तरह से केदार शुक्ला वहां के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया। वहां से सांसद रीति पाठक जो थी, वो सीधी सिंगरौली सांसद थी, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया। तो अब वहां पर ब्राह्मण भी नाराज है और केदार शुक्ला ने पार्टी से बगावत कर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सतना से सांसद गणेश सिंह को भी जिस तरह से चुनावी मैदान में उतारा है, तो तमाम तरह के बिंदु को साधने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन आदिवासी, ब्राह्मण और ओबीसी जो वर्ग है बिंदु का, वो खासा वहां पर उनका वोट बैंक ज्यादा है और सत्ता को बदलने में बिंद चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला माना जाता था, लेकिन इस बार जो है बिंद को बचाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि आदिवासी वोट जो है बेहद निर्णायक वोट है और वहां पर आदिवासी वोट जिस तरह से आदिवासी बेहद नाराज हैं। सिंगरौली के गोलीकांड, जो वहां के वर्तमान में जो विधायक हैं राम लल्लू बैश, उनके बेटे ने जिस तरह से गोली चलाई थी आदिवासी युवक पर, उसको लेकर खासा नाराजगी है। भले ही और सीधी की बात करें तो पेशाब कांड में भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए पैर तक धोए आदिवासी की, तमाम उसको योजनाओं के लाभ के नाम पर उन्हें अनुदान भी दिया गया, लेकिन इससे भी मध्य प्रदेश और विंध्य को खास तौर के लेकर कोई डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया, क्योंकि आदिवासी भी नाराज है। शहडोल की बात करें तो शहडोल में आदिवासियों को साधने के चक्कर में बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था सवर्ण, यानी कि वो खिसकते हुए नजर आए थे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का, रुपेश और अजय, तमाम जानकारी के लिए।